हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर इन्होंने एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है, जैसे अक्सर एनसीईआरटी वाले देते हैं। तो यहाँ पे भी है, रेणुका वॉज एक्साइटेड। रेणुका एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि उसके अंकल 4 महीने बाद घर आ रहे हैं। उसके अंकल करते क्या हैं? वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। तो अंकल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, तो वो अक्सर कर रेणुका को वाइल्ड लाइफ के बारे में बातें बताते रहते हैं। अलग अलग जगह पे जाते हैं, वहाँ की पिक्चर्स लेते हैं, वो पिक्चर्स रेणुका को दिखाते हैं। अलग अलग बुक्स में से उसको पिक्चर्स दिखाते हैं। तो बेसिकली जो रेणुका है, उसका इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ में बढ़ रहा है। उसको काफ़ी इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ को देखने का। तो वो जो रेणुका है, वो अलग अलग जगह के लोगों की पिक्चर्स देखती है। तो फिर देखने से अगर हम देखें, ये एक पिक्चर दे रखी है, इसमें अलग अलग रीजन के लोग हैं। कुछ डेजर्ट के लोग हैं, कुछ कहाँ के हैं। तो मतलब जो लोग हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रहते हैं, और देखने को भी वो लोग थोड़े अलग अलग है। जैसे कि कुछ लोग ड्राई डेजर्ट्स में रहते हैं, कुछ फ्रोजन लैंड्स में रहते हैं, कुछ हॉट एंड वेट रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, अब देखो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, तो ऑब्वियसली वो पिक्चर्स कहाँ पे लेकर आते हैं? जंगलों के आसपास के एरिया में से वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफ्स लेने जाते हैं। तो वहाँ पे जो आसपास लोग रहते हैं, तो उनकी पिक्चर्स वो लेते हैं और आकर रेणुका को दिखाते हैं। वही कुछ पिक्चर्स यहाँ पे इन्होंने भी दे रखी है। तो ये जो लोग हैं, ड्राई डेजर्ट्स के हैं, फ्रोजन लैंड्स के हैं, एंड हॉट वेट रेन फॉरेस्ट के हैं। अब रेणुका के ने देखा कि ये वाले जो लोग हैं वो देखने को अलग अलग है। कुछ किस तरह के हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ किस तरह के हैं। मतलब इनके जो फीचर्स है देखने को अलग अलग है। लेकिन अगर हम बात करें बेसिक नीड्स की, तो इनकी जो बेसिक नीड्स है ना लाइफ की, वो सेम है। कौन सी है? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, खाने के लिए फूड चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और रहने के लिए एक शेल्टर चाहिए। यही इनकी बेसिक नीड्स है। उनके जो बच्चे हैं वो भी सेम वैसे ही हैं जैसे हमारे बच्चे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो अर्बन वहाँ पे लोग रहते हैं, सिटीज़ में लोग रहते हैं, तो सेम वैसे है। वो भी गेम्स खेलते हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ करते हैं, फिर से मिलकर खेलने लग जाते हैं, गाने गाते हैं, डांस करते हैं। उनकी जो फैमिलीज़ है वो भी सेम वही चीज़ें करती है जो हम यहाँ पे करते हैं। कोई ना कोई काम करते हैं छोटा मोटा अपना पेट पालने के लिए। तो बेसिकली जो उनकी बेसिक नीड्स है ना, बेसिक नीड्स तो सेम है। इसके अलावा जो शहरों वाले लोग होते हैं वो थोड़ी लग्जरी लाइफ जीने लग जाते हैं, गाड़ियाँ रख लेते हैं, जो कि जंगलों वगैरह में नहीं होती है। तो इनके जो बच्चे हैं वो भी सेम है, फैमिलीज भी सेम है, बेसिक नीड्स भी सेम है। लेकिन अब जो वो लोग हैं ना वाइल्ड लाइफ के, वो नेचर के बिल्कुल पास में रहते हैं। तो बचपन से उन्होंने सीखा है कि नेचर की केयर कैसे करनी है, कैसे नेचर की देखभाल करनी है, फिशेस को कैसे पकड़ना है, कैसे जंगलों में से मटेरियल इकट्ठा करना है। क्योंकि अब देखो, उनके माँ बाप जो काम कर रहे हैं तो वो काम बच्चा इजीली सीख जाता है। जैसे किसी के पेरेंट्स टीचर है तो बच्चा वैसे काम सीख जाता है, किसी के पेरेंट्स डॉक्टर है तो उसको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाती है बातें सुन सुन के। ठीक है, डॉक्टर तो नहीं बनेगा, लेकिन स्टिल बातें सुन सुन के वो थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेता है। ठीक है, किसी के पापा कारपेंटर है, किसी के मैकेनिक है, तो वो बिना कुछ सिखाए ही छोटी मोटी चीज़ें तो बचपन में ही सीख जाते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पे हो रहा है। अब वो नेचर के पास रह रहे हैं, उसके पेरेंट्स फिशेस कैच करके ला रहे हैं, फॉरेस्ट से मटेरियल कलेक्ट करके ला रहे हैं, तो वो बचपन से ही ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो आने वाले चैप्टर्स में भी हम वाइल्ड लाइफ के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे भी हम वाइल्ड लाइफ के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक तो अमेज़न बेसिन की लाइफ की बात करेंगे, वहाँ पे कैसा फ्लोरा है, फौना है, लोग कैसे हैं, पॉपुलेशन कैसी है, डेंस है या स्कार्स है, कैसी है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और साथ ही साथ गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन की भी हम बात करेंगे। अमेज़न बेसिन की बात करें तो अमेज़न बेसिन कहाँ पे पड़ता है? सबसे पहले हम मैप देखते हैं। ये वाला जो ग्रीन वाला रीजन है ये आ जाता है अमेज़न बेसिन का। 0 डिग्री इक्वेटर इसमें से क्रॉस करती है। तो बेसिकली जो अमेज़न बेसिन है ना, ये 0 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में है। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में ये पड़ता है।
कि बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ये पड़ता है, इसीलिए इसको इक्वेटोरियल रीजन भी बोलते हैं। अमेज़न रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, तो अमेज़न रिवर का ही बेसिन एरिया है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको अमेज़न बेसिन बोला जाता है। और जो अमेज़न रिवर है वो फ्लो करती है माउंटेन्स में से, वेस्ट में माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, वहाँ से फ्लो होती होती ईस्ट में अटलांटिक ओशन में जाकर अपना पानी ड्रेन करती है। जहाँ पे जाकर कोई भी रिवर अपना पानी ड्रेन करती है उसको बोलते हैं रिवर्स माउथ, माउथ ऑफ द रिवर। इसके अलावा जो अमेज़न की मेन रिवर है उसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी आकर अमेज़न रिवर के साथ मिलती है, जो बनाती है अमेज़न बेसिन। तो अमेज़न बेसिन में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती है, ये तो है अमेज़न रिवर, ठीक है। इसके साथ ये छोटी छोटी इसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही है। तो कहाँ पे है, ब्राज़ील का जो नॉर्थ वाला पार्ट है मेजर, ये कवर कर रहा है अमेज़न। इसके अलावा यहाँ पे बोलिविया का कुछ पार्ट कवर हो रहा है, पेरू का, एक्वाडोर का भी, कोलंबिया का भी थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ पे कवर हो रहा है, अमेज़न बेसिन में आता है। और वेनेजुएला का भी थोड़ा सा पार्ट जो है वो अमेज़न बेसिन में आता है। फिर साउथ अमेरिका की कौन सी कंट्रीज है यहाँ से इक्वेटर पास करती है, एक्वाडोर में एंटर करती है, फिर कोलंबिया में जाती है, देन ब्राज़ील से पास होती हुई अमेज़न में से क्रॉस कर जाती है इक्वेटर। फिर यहाँ की क्लाइमेट की बात करें तो अमेज़न जो है उसमें से इक्वेटर पास करती है। इक्वेटर पास करती है तो इक्वेटर में कैसा क्लाइमेट होता है, जहाँ पे इक्वेटर है हॉट एंड वेट क्लाइमेट। थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे हॉट एंड वेट क्लाइमेट ही रहेगा, यहाँ पे विंटर्स वगैरह नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे नहीं पड़ती। दिन और रात को ऑलमोस्ट इक्वल ही हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं, दिन में भी ह्यूमिडिटी होती है, रात को भी सेम वैसी ही ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी की वजह से जो स्किन होती है वो थोड़ी स्टिकी स्टिकी सी हो जाती है। सारा दिन बारिश होती रहती है, ऑलमोस्ट हर रोज़ यहाँ पे बारिश होती ही होती है, कोई ही दिन ऐसा होगा जब बारिश नहीं हुई, नहीं तो ऑलमोस्ट हर रोज़ यहाँ पे बारिश होती है। और जो बारिश होती है वो भी बिना किसी वार्निंग के होती है, कभी भी बारिश पड़नी शुरू हो जाती है। साउथ इंडिया की भी अगर हम बात करें तो वहां पे भी कभी भी बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो ये तो फिर सीधा इक्वेटर ही आ गया, तो इक्वेटर पे तो बिना वार्निंग कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। दिन का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। टेम्परेचर तो होता ही है लेकिन ह्यूमिडिटी वेरी हाई होती है। रात को टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है लेकिन ह्यूमिडिटी सेम ही रहती है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे कम नहीं होती है। फिर यहाँ के रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। अब इस रीजन में बारिश काफ़ी अच्छी खासी होती है, बारिश ज़्यादा होती है तो थिक फॉरेस्ट यहाँ पे होते हैं। जब वेजिटेशन वाला हमने पढ़ा था तो वेजिटेशन वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो इक्वेटोरियल रीजन है यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं, तो अब ये भी इक्वेटोरियल रीजन में पड़ता है तो यहाँ पे भी डेंस फॉरेस्ट होंगे। तो फॉरेस्ट यहाँ पे इतने ज़्यादा थिक होते हैं कि ऊपर से वो एक रूफ बना लेते हैं, पेड़ जो है वो साथ साथ ही ग्रो करते हैं और ऊपर से एक छत की तरह वो उनके लीव्स जो है वो एक छत की तरह बना लेते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है कि वहाँ पे इवन के दिन टाइम भी जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंचती और जो ग्राउंड है वो हमेशा डार्क एंड डैम्प ही रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर शेड टॉलरेंट वेजिटेशन ही होती है, जो छाँव में उगते हैं पेड़ पौधे वही होते हैं। जो श्रब्स वगैरह, श्रब्स की वराइटीज़ है वो शेड टॉलरेंट वराइटीज़ ही होती है। प्लांट पैरासाइट यहाँ पे कौन कौन से हैं, ऑर्चिड्स हो गया, ब्रोमेलिड्स हो गया। ब्रोमेलिड्स क्या होते हैं, ब्रोमेलिड्स वो प्लांट होते हैं जो पत्तियों में पानी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, अपने लीव्स में पानी को स्टोर कर लेते हैं। जब फ्रॉग जैसे एनिमल्स आते हैं तो फिर यहाँ पे अपने एग ले कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब देखो पत्तियों में थोड़ा पानी स्टोर किया होता है तो वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, पत्तियाँ बड़ी सॉफ्ट सी होती है, ठीक है, सॉफ्ट भी होती है, थोड़ी सॉफ्ट सी होती है, उसमें वो एग ले कर सकते हैं। तो एग ले करते हैं तो जल्दी जल्दी एग टूटता नहीं है। रेन फॉरेस्ट में फौना की काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ बर्ड्स है लाइक टाउकन हो गया, हमिंग बर्ड, मकाऊ। तो ये वाले जो बर्ड्स होते हैं बड़े कलरफुल से बर्ड होते हैं और इनकी जो चोंच होती है थोड़ी लंबी सी होती है। जैसे ये टाउकन बर्ड दे रखा है तो कलरफुल सा बर्ड है, चोंच इसकी लंबी है सो दैट कि वो ईजिली अपना जो शिकार है वो खा सके। और इन यहाँ पे जो बर्ड्स है उनकी साउंड बहुत ही लाउड होती है, बहुत ज़ोर से वो
चिल्लाते हैं, लाउड साउंड इनकी होती है। एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे मंकीज होते हैं, स्लॉथ होते हैं, एंड ईटिंग टपेयर्स होते हैं। जो यहाँ पे टपेयर की पिक्चर भी दे रखी है, कुछ पिग जैसा दिखाई देता है जो टपेयर होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा रेप्टाइल और स्नेक्स की बहुत सारी स्पीसीज होती है। रेप्टाइल में क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक्स हो गए, पाइथन्स हो गए। स्नेक्स में एनाकोंडा हो गया, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर हो गया, जो कुछ मेन स्पीसीज यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे इंसेक्ट्स भी रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। फिर इंसेक्ट्स के अलावा यहाँ पे फिशेस वगैरह भी होती है। फिशेस कौन सी होती है, जिसमें फ्लैश ईटिंग पिराना फिश यहाँ पे इस रिवर में, जो अमेज़न की रिवर है, वो मेन यहाँ पे पाई जाती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी है लाइफ की जो यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग कैसे हैं। जो लोग थोड़े बहुत यहाँ पे रहते हैं वो थोड़े से एरिया में हैं, क्योंकि बहुत डेंस फॉरेस्ट है तो इसलिए ज़्यादातर यहाँ पे लोग नहीं रहते, थोड़े बहुत लोग रहते हैं। यहाँ के जंगलों को काट के वहाँ पे वो अपना रह रहे हैं। तो उनका मेन काम क्या है, उनके जो मेन है वो हंटिंग का काम करते हैं और फिश वगैरह पकड़ने जाते हैं। और जो रिवर्स वगैरह है आसपास, रिवर बेसिन का एरिया है, तो वहाँ पे वो फिश वगैरह पकड़ने जाते हैं और हंटिंग का काम करते हैं। और जो घर पे पीछे वोमेन रह जाती है वो क्रॉप्स की टेक केयर करती है, क्योंकि वो वहाँ के आसपास के फॉरेस्ट और ट्रीज को क्लियर के वहाँ पे रहते हैं और एग्रीकल्चर का काम करते हैं। तो क्रॉप्स कौन सी ग्रो होती है वहाँ पे, टेपियोका हो गया, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। अब देखो हंटिंग और फिशिंग वाला जो काम है वो थोड़ा अनसर्टेन है, ठीक है। हंटिंग करने गए, कोई एनिमल मिले ना मिले, फिशिंग के लिए गए, कोई फिश पकड़ी जाए ना पकड़ी जाए, तो ये अनसर्टेन सा काम हो जाता है। तो इसीलिए अपनी फैमिलीज को रेगुलरली फीड करने के लिए वो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। और वहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है वो होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है, लैंड का एक टुकड़ा लेते हैं, वहाँ पे जंगल काट देते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, बुशेस वगैरह होते हैं, तो उनको काट के जला देते हैं। जलाने के बाद क्या होता है, उसका जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसके बाद फिर वो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए एग्रीकल्चर का काम करते हैं, अपने क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं। आफ्टर सम टाइम जो लैंड है, वहाँ की जो लैंड का टुकड़ा है, तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो उसको वैसे ही खाली छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, स्लैश एंड बर्न में। तो वहाँ से वो शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट होकर वहाँ पे फिर सेम वही काम करते हैं, पेड़ पौधे काट के जला के वही एग्रीकल्चर का काम शुरू करते हैं। तो इन द मीन टाइम क्या होता है, जहाँ पे वो लैंड का टुकड़ा छोड़कर गए थे, वहाँ पे फिर से धीरे धीरे वेजिटेशन उगनी शुरू हो जाती है और अपनी फर्टिलिटी वहाँ की जो लैंड है वो फिर से रिटेन कर लेती है। तो फिर से वो वापस उसी लैंड पे आ जाते हैं जब वो फिर से फर्टाइल हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। वहाँ का स्टेपल फूड क्या है, मैनियोक। मैनियोक को बोलते हैं कसावा। कसावा को वो ग्रो करते हैं एज अ पोटैटो। जैसे यहाँ पे हमारे पोटैटो अंडरग्राउंड ग्रो होता है ना, वैसे ही वहाँ पे जो मैनियोक है वो भी अंडरग्राउंड ही ग्रो होता है। इसके अलावा वो एंड्स वगैरह भी खा जाते हैं, एग्स भी खा जाते हैं। कैश क्रॉप्स कौन कौन सी है यहाँ की, कॉफ़ी हो गया, मेज़ हो गया, ककोआ हो गया। यहाँ पे वुड बहुत सारी है। अब देखो घने जंगल है तो लकड़ी तो होएगी ही होएगी, तो घर बनाने के लिए यहाँ से बहुत सारी लकड़ी मिलती है। कुछ फैमिलीज थैच्ड हाउसेस में रहती है। थैच्ड हाउसेस कैसे होते हैं, जैसे ये दीवारें बना लेते हैं, तो ऊपर वो क्या करते हैं, वो घास फूस की ऐसे छत सी डाल लेते हैं, ठीक है। घास फूस की इनकी छत होती है और दीवारें होती है। इसके अलावा अपार्टमेंट लाइक हाउसेस भी होते हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं मेलोका। और इनकी भी जो रूफ्स होती है वो स्लांटिंग होती है। स्लांटिंग रूफ्स क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए वो स्लांटिंग रूफ्स बनाते हैं, सो दैट के पानी इजीली जो है वो छत से नीचे आ जाए। लेकिन धीरे धीरे अब जो अमेज़न बेसिन के लोग हैं उनकी लाइफ चेंज हो रही है। पुराने दिनों में जो अमेज़न के फॉरेस्ट थे, इनको बोला जाता है हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन अब क्योंकि हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी, ठीक है। वहाँ पे अगर पहुँचना होता था तो रिवर के थ्रू ही पहुँचा जाता था, अदरवाइज वहाँ पे कोई रोड रेल कुछ नहीं था। लेकिन 1970 में वहाँ पे ट्रांस अमेज़न हाईवे बनाया गया। और ये जो ट्रांस अमेज़न हाईवे है ना, इस ट्रांस अमेज़न हाईवे के थ्रू आप रेन फॉरेस्ट के किसी भी पार्ट में पहुँच सकते हो।
पहले क्या था, पहले वहां पे बिल्कुल हर एक चीज नेचुरल होती थी, नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर के साथ लोग रहते थे। लेकिन अब हमने उनको भी नहीं छोड़ा, वहां पे भी अपनी इंटरफेरेंस शुरू कर ली ह्यूमन ने, और 1970 में वहां पे ट्रांस अमेज़न हाईवे बना दिया, जिसके थ्रू वहां के रेन फॉरेस्ट के हर एक पार्ट में हम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स आ गए, हेलीकॉप्टर्स आ गए, तो हेलीकॉप्टर्स के, एयरक्राफ्ट्स के थ्रू भी हम जंगल की किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। और वहाँ की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी ना पहले की, उनको भी वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, नई जगह पे सेटल कर दिया गया, और वहाँ पे भी वो अपने हिसाब से खेती कर रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का काम वहाँ पे करते थे, वैसे ही वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही है, तो ये जो रेन फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। बहुत सारा एरिया जो है वो एनुअली ख़त्म हो जाता है रेन फॉरेस्ट का, हम अपने यूज़ के लिए जंगलों को काट रहे हैं, जो अमेज़न के घने जंगल है। अब यहाँ पे ये पिक्चर है, पिक्चर में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे जो एक अच्छा खासा जंगल था वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कितने सारे पेड़ पौधे हैं, पूरा का पूरा जंगल है। तो यहाँ पे जंगल काट के हमने अपना एग्रीकल्चर का काम शुरू कर लिया, फार्मिंग का काम शुरू कर लिया। तो धीरे धीरे अब इससे क्या हुआ, लैंड हो गई इनफर्टाइल, इनफर्टाइल भी हो गई, और जो टॉप सॉइल थी वो बारिश की वजह से, बारिशें तो होती है, इक्वेटोरियल रीजन है, तो बारिश की वजह से जो टॉप सॉइल है उसकी इरोजन हो गई, और ये एक बैरन लैंड में कन्वर्ट हो गई धीरे धीरे। तो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ के फॉरेस्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की लाइफ कैसी है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या आता है, गंगा रिवर आ जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर आ जाती है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज आ जाती है। और ये है किस रीजन में, ये आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ये पिक्चर में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन दिखाया हुआ है, चाइना का कुछ पार्ट कवर हो रहा है, नेपाल का पार्ट कवर हो रहा है, बांग्लादेश का, और फाइनली बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन कर देती है। तो बहुत सारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की, और यहाँ बांग्लादेश में आकर दोनों रिवर्स आपस में मिल जाती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती है। तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन में है, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में ये लाई करती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज है, जैसे घाघरा हो गई, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो मिलकर बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के, अब जो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन है वहाँ पे प्लेन एरियाज भी है, माउंटेन्स भी है, और हिमालय के फुट हिल्स आ जाते हैं, और लास्ट में सुंदरबन डेल्टा आ जाता है, जो कि यहाँ के जो मेन फीचर्स है, लैंडस्केप्स है जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्लेन एरिया में कुछ ऑक्सबो लेक्स भी देखने को मिलेगी। और यहाँ की क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है, इंडिया का मॉनसून ही क्लाइमेट है ना, तो इंडिया में ही मेजर एरिया यहाँ का कवर कर रही है इंडिया का ही है। तो यहाँ पे अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो जो क्लाइमेट है वो है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मॉनसून आते हैं मिड जून से शुरू होते हैं और मिड सितंबर में खत्म हो जाते हैं। समर्स यहाँ की हॉट होती है और विंटर्स कूल होती है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है, जैसे कि चाइना में इसको सांगपो बोला जाता है, फिर इंडिया में आकर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। अब जो बेसिन एरिया है उसकी टोपोग्राफी भी अलग अलग जगह पे अलग अलग है। अब इसमें कुछ इन्वायरमेंटल फीचर्स भी आ जाते हैं, तो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ की जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। अब अगर हम माउंटेन एरियाज की बात करें तो माउंटेन एरियाज में स्टीप स्लोप्स होती है, तो वहाँ पे इनहॉस्पिटेबल ट्रेन है, उबड़ खाबड़ सा ट्रेन है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन नहीं होती। तो बहुत ही कम लोग हैं जो माउंटेन एरियाज में रहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के। देखो पहाड़ों से ही तो ये जो रिवर्स है ओरिजिनेट हो रही है ना, तो वहीं से ही इनके साथ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी आकर मिलनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली इनका जो बेसिन है वो पहाड़ों से ही शुरू होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का। और पहाड़ों पे अब ऊबड़ खाबड़ सा ट्रेन है, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादातर लोग नहीं रहते, बहुत ही कम लोग पहाड़ों में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में रहते हैं। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में क्या है, पहाड़ी तो है। उत्तराखंड यूपी से अलग क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी अलग थी। उत्तराखंड में पहाड़ है, यूपी पूरा का पूरा प्लेन एरिया है, तो इसीलिए दोनों स्टेट्स को अलग कर दिया। सॉरी, एक ही स्टेट थी यूपी की ही, तो इसको
अलग करके इसका एक उत्तराखंड वाला पार्ट अलग कर दिया गया, क्योंकि वो पहाड़ों वाला एरिया था तो पहाड़ इन्होंने अलग कर दिए, प्लेन एरिया अलग रहने दिया। तो यूपी के 2 पार्ट यहाँ पे फिर बना दिए गए थे। तो उत्तराखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी 189 है, तो बहुत ही कम है उत्तराखंड की कंपैरेटिवली वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल की कितनी है, 1029 है। बिहार की देखें तो 1102 है, बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी वेस्ट बंगाल से भी ज़्यादा है। अब ये इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये एक तो देखो प्लेन एरिया है, ऊपर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पड़ता है, फर्टाइल लैंड है, तो इसीलिए यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ज़्यादा है। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। तो यहाँ की जो मेन क्रॉप है वो है पैडी क्रॉप। पैडी के लिए चाहिए सफिशिएंट वाटर, और यहाँ पे बारिश भी अच्छी खासी होती है, तो इसीलिए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है प्लेन एरिया की। ठीक है, यहाँ पे सेम वही चीज़ें लिखी है। प्लेन एरिया में मोस्ट सूटेबल लैंड है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, सॉइल भी फर्टाइल है, एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, क्रॉप्स ग्रो करते हैं फ्लैट लैंड में, डेंसिटी प्लेन्स की ज़्यादा है, मेन क्रॉप यहाँ की पैडी ही है। तो पैडी की कल्टीवेशन के लिए सफिशिएंट वाटर चाहिए, जिसके लिए बारिश अच्छी खासी हो रही है। इसके अलावा वीट, मेज, सॉर्गम, ग्राम, मिलेट्स वगैरह क्रॉप्स भी यहाँ पे ग्रो होती है। कुछ कैश क्रॉप्स ग्रो होती है, लाइक शुगर केन हो गया, जूट हो गया। अब देखो कैश क्रॉप्स कौन सी होती है, कैश क्रॉप्स होती है जिनको जाकर वो बाजार में बेचते हैं और उसके बदले में पैसा उनको मिलता है, कैश मिलता है, उसको बोलते हैं कैश क्रॉप्स। और इसके अलावा यहाँ पे बनाना प्लांटेशन भी होती है प्लेन एरियाज में। वेस्ट बंगाल और असम में टी प्लांटेशन होती है, टी की चाय की खेती होती है। असम तो फेमस है चाय की खेती के लिए, तो इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी चाय की खेती होती है। बिहार और असम में सिल्क की जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन होती है, जिससे वो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। माउंटेन्स वगैरह में, हिल्स में जहाँ पे जेंटल स्लोप होती है, वहाँ पे टेरेसेस बना के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। टेरेसेस क्या होते हैं, टेरेसेस होते हैं जो पहाड़ों में स्टेप्स बनाए होते हैं, जैसे कि एक जेंटल सी स्लोप है किसी पहाड़ की ऐसे, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे पहाड़ को काट के इसमें एक टेरेस बना लेते हैं ऐसे, तो देखने को ये ऐसे लगता है जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रही हो। ठीक है, तो ऐसे टेरेस बना के तो इस पे ये अपनी फसलें उगाते हैं। ठीक है, अब ये टेरेसेस फार्मिंग होती क्यों है, सो दैट क्योंकि अब जेंटल स्लोप में पानी नीचे बह जाएगा, तो टेरेसेस बना लेते हैं सो दैट कि कुछ टाइम के लिए वहाँ पे पानी रुक जाए। तो वेजिटेशन कवर की बात करें तो ये भी एरिया वाइज वेरी करता है, टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म पे डिपेंड करता है। जैसे प्लेन एरिया में वेजिटेशन थिक होती है, तो माउंटेन्स में भी होती है बट इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, क्यों, क्योंकि माउंटेन्स में फिर वही है, अगर टेरेसेस वगैरह है वहाँ पे ठीक है अच्छी खासी होएगी, एग्रीकल्चर का काम भी अच्छा होएगा वहाँ पे, तो लेकिन प्लेन एरिया में एग्रीकल्चर का काम ज़्यादा अच्छा होता है। वेजिटेशन कवर ये भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में ट्रॉपिकल डेसिडुस ट्रीज ग्रो करते हैं। जब हमने वेजिटेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि ट्रॉपिकल डेसिडुस वेजिटेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे जो मेन ट्रीज होते हैं वो होते हैं टीक, साल एंड पीपल। तो इसके अलावा बैम्बू की खेती भी यहाँ पे है, जो बैम्बू ट्रीज है, खेती नहीं बोलेंगे, जो बैम्बू ट्रीज है वो भी यहाँ पे ग्रो करते हैं। डेल्टा एरिया है, डेल्टा एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट है। सुंदरबन जो डेल्टा है वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल है मैंग्रोव के। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अब ये यहाँ पे थोड़े माउंटेन एरिया आ गया। ठीक है, उत्तराखंड में भी पहाड़ियाँ हैं, सिक्किम में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी। तो अब पहाड़ियाँ हैं, थोड़ी हाइट पे भी है, इसीलिए यहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज होते हैं, लाइक पाइन हो गया, देवदार हो गया, फर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो भी कूल है, और ऊपर से स्लोप्स भी स्टीप है। तो स्टीप स्लोप्स में खेती करना तो पॉसिबल नहीं है। जेंटल स्लोप में तो वो टेरेसेस बनाकर खेती कर लेते हैं ना, लेकिन स्टीप स्लोप्स में खेती करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। पाइन, देवदार, फर जैसे यहाँ पे ट्रीज वगैरह मिलते हैं देखने को। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ की भी बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकीज, ये कुछ यहाँ पे कॉमन एनिमल्स है जो अक्सर कर देखने को मिलते हैं। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में 1 हॉर्न्ड राइनोसिरस होता है। अब ये इसकी पिक्चर है, ये यहाँ पे इसका हॉर्न बना हुआ है, ये इन्होंने सर्कल किया है ना, यहाँ पे इसका हॉर्न है, एक ही हॉर्न है, इसीलिए इसको बोलते हैं 1 हॉर्न्ड राइनोसिरस।
डेल्टा रीजन में रॉयल बंगाल टाइगर है, क्रोकोडाइल्स भी मिलते हैं। एक्वेटिक लाइफ में फ्रेश रिवर वाटर में, लेक्स में, बे ऑफ बंगाल में, जो बे ऑफ बंगाल का सी है वहाँ पे कुछ फिशेस वगैरह पाई जाती है। फिशेस की जो मोस्ट कॉमन वैरायटीज़ है, मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज़ है यहाँ पे वो है रोहू, कटला, हिसला, सॉरी हिल्सा फिश हो गई। तो ये कुछ फिश की कॉमन वैरायटीज़ है। और यहाँ के जो लोग हैं वो फिश और राइस ही खाते हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो फिश और राइस खाते हैं। जो रिवर गंगा है और रिवर ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे डॉल्फिन की एक लोकल वैरायटी मिलती है जिसको बोलते हैं सूसू, ठीक है। और इसको ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोला जाता है। अब अगर इस रिवर में, जो गंगा रिवर है, अगर इस रिवर में जो ये डॉल्फिन है, सूसू नाम की जो डॉल्फिन है, अगर ये है तो इट मीन्स कि रिवर की हेल्थ बहुत अच्छी है। अगर जैसे ही रिवर पोल्यूट होती है तो ये जो डॉल्फिन है वो ख़त्म हो जाती है यहाँ की। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ का अनट्रीटेड वेस्ट, अर्बन वेस्ट, ये हम ज़्यादातर इस रिवर में फेंक रहे हैं, गंगा रिवर में फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से जो ब्लाइंड डॉल्फिन की वैरायटी है, स्पीसीज़ है, वो अब ख़त्म हो रही है, ख़त्म होने की कगार में, एक्सटिंक्ट में आने वाली है, ठीक है, ख़त्म होने वाली है ये ब्लाइंड डॉल्फिन। बहुत ही कुछ मतलब नंबर्स में ही ये ब्लाइंड डॉल्फिन अभी बची है। फिर यहाँ पे एक केस स्टडी दे रखी है। विनोद नाम का एक फिशरमैन है, वो कहाँ पे रहता है, बिहार के माऊ विलेज में रहता है, मतवाली माऊ विलेज में रहता है। अब उनका काम क्या है वहाँ पे, उसके साथ कुछ और इसके फ्रेंड्स है, फेलो फिशरमैन है जिसके साथ वो रहता है। अब जो माऊ रिवर है ना, माऊ रिवर एक ऑक्सबो लेक है, ठीक है। उस लेक पे वो क्या करते हैं, फिशर्स की कल्टीवेशन करते हैं। वहाँ पे उन्होंने फिशर्स रखी हुई है और वहाँ पे कुछ लोकल वीड्स भी है, जैसे वेलिनेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया। अब ये वाले जो वीड्स है इनको फिशर्स खाती है, ये फिशर्स का एक फूड है ये वाले जो वीड्स है। और इसके आसपास की, लेक के आसपास की जो लैंड है वो भी फर्टाइल है, तो वहाँ पे भी एग्रीकल्चर का काम हो जाता है। वहाँ पे वो कुछ छोटी मोटी क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं, लाइक पैडी हो गया, मेज हो गया, पल्सेस हो गया। तो इसके अलावा वो खेतों को प्लो करने के लिए, हल चलाने के लिए बफलो का यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल ये वाले जो लोग हैं ना, ये छोटी सी जगह में अपनी जो गांव सा है यहाँ पे वो खुश रह रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पास फिशेस भी है, रिवर है आसपास, तो फिश है, फिश खाते भी है वो, उनके पास खाने के लिए भी अच्छी खासी फिश मिल जाती है और बाजार में बेचने के लिए भी उनको फिश मिल जाती है। तो बाजार में बेचने के अलावा वो आसपास के जो उनके टाउन है वहाँ पे भी जाकर फिश को सेल करते हैं। तो बेसिकली अभी तक यहाँ पे कोई और ज़्यादा जो शहरों की इंटरफेरेंस नहीं हुई है, इसीलिए अभी तक वो लोग अच्छे से रह रहे हैं। फिशेस भी उनकी अच्छी है, हेल्दी है, साथ में वो जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं अपने ट्रेडिशनल तरीके से, वो भी उनका अच्छा हो रहा है और गाय भैंस भी उनकी अच्छी है। लेकिन अभी तक तो वहाँ पे कोई टाउन का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर इन फ्यूचर कहीं पे उनका टाउन का इफेक्ट वहाँ पे जाएगा, लेक वाटर पोल्यूट होगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो फिश कल्टीवेशन है उसको भी थ्रेट होगा इन फ्यूचर। अभी तक वो अपना शांति से रह रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। अब सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू करा था रिवर्स को साफ रखने के लिए, और ये शुरू करा था 2 अक्टूबर 2014 को। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में बहुत सारे बड़े बड़े शहर भी पड़ते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ भी पड़ती है, जैसे कि इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ, पटना, कोलकाता। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। जो सिटीज़ है, यहाँ की जो बिग टाउन्स है ना, वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये गंगा रिवर के आसपास ही ये सारे के सारे शहर बसे हुए हैं। और इन शहरों का जो वेस्ट वाटर है और इन शहरों में जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लगी हुई है, उनका जो वेस्ट है, जितना भी डिस्चार्ज फैक्ट्री से निकलता है, वो सारा का सारा कहाँ जाता है, रिवर्स में जाता है। रिवर्स में जाएगा तो रिवर्स हो जाएगी पल्यूट। ट्रांसपोर्टेशन के भी यहाँ पे चारों के चारों मीन्स है, चारों के चारों मीन्स ऑफ, कौन से 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। तो चारों के चारों यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं। प्लेन एरियाज में रोडवेज है, रेलवेज है, जो जिसके थ्रू लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं।
इसके अलावा वाटर बेस में रिवर्स है, तो रिवर्स के थ्रू भी ये थोड़ी बहुत मूवमेंट कर लेते हैं। और यहाँ पे एक मेजर पोर्ट भी है कोलकाता, जो कि हुगली रिवर पे बना हुआ है। प्लेन एरियाज में बहुत सारे एयरपोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। गंगा को साफ रखने के लिए एक प्रोग्राम शुरू करा था जिसका नाम था नमामि गंगा प्रोग्राम, ठीक है। अभी भी चल रहा है नमामि गंगा प्रोग्राम, जिसमें होता क्या है, जिसमें गंगा रिवर को साफ सुथरा रखना है। और इसके अलावा टूरिज्म भी यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। दूर दूर से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। कुछ हिस्टोरिकल टाउन्स भी है यहाँ पे जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। ताजमहल है, ताजमहल कहाँ पे बना हुआ है? आगरा में रिवर यमुना के किनारे पे ही ताजमहल बना हुआ है। जो इलाहाबाद शहर है, पूरा का पूरा इलाहाबाद शहर बसा हुआ है, गंगा और यमुना यहाँ पे आकर इकट्ठी मिलती है, ठीक है। तो गंगा यमुना रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे पूरा का पूरा इलाहाबाद शहर ही बसा हुआ है। इसके अलावा बुद्धिस्ट स्तूपास भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, लखनऊ में बुद्धिस्ट स्तूपा है, उनको देखने के लिए भी लोग आते हैं। असम में काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और अरुणाचल प्रदेश में अलग ही तरह का ट्राइबल कल्चर भी देखने को मिलता है, जिसको के लोग देखने के लिए आते हैं और बहुत ही अच्छा कल्चर है उनका। तो ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक साइट बन जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।